let us start. I think टाइम भी हो चुका है, so let us start. देखो, there are two terms that are used in medical data, that is called, they are called sensitivity and specificity. ठीक है, ये अब स्पेसिफिसिटी क्या है? सो स्पेसिफिसिटी के लिए इज योर ट्रू नेगेटिव रेट. स्पेसिफिसिटी क्या है आपका? ट्रू नेगेटिव रेट. सो जो सेंसिटिविटी है वो तो आपको ट्रू पॉजिटिव रेट है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डेट इज रिकॉल. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. सो ये हो गया आपके पास सेंसिटिविटी का फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज स्पेसिफिसिटी? इट इज द ट्रू नेगेटिव रेट. स्पेसिफिसिटी क्या है? ट्रू नेगेटिव रेट. सो ट्रू नेगेटिव रेट का मतलब क्या है? यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. क्लियर? सो ये क्या हो गया आपके पास? ट्रू नेगेटिव रेट. So in medical diagnosis system, both are important, as sensitivity tells that how many sick patients are correctly identified as sick, and specificity tells that how many healthy patients are identified as healthy. So sensitivity ज्यादा important है क्योंकि इसमें आपके पास किस चीज को आप मिनिमाइज करते हो फ्रैक्शन में. अगर सेंसिटिविटी ज्यादा है तो किस चीज को मिनिमाइज कर रहे हो? बेसिकली फॉल्स नेगेटिव को. क्लियर? और स्पेसिफिसिटी में किसको, किस एरर को मिनिमाइज कर रहे हो? फॉल्स पॉजिटिव को. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहां पर आपके पास मेडिकल डेटा में क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी. लेट अस सपोज किसी पेशेंट को ट्यूमर है या नहीं है, तो अगर वहां पे जो फॉल्स नेगेटिव को आपने अगर मिनिमाइज किया, दैट विल बी ऑफ ग्रेटर एडवांटेज. सो सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए मेडिकल डेटा में. इस एरर के ऊपर हम ज्यादा काम करते हैं. क्यों? क्योंकि जिस पेशेंट को ट्यूमर है, अगर उसको आपने करेक्ट ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाई किया, और जिसको नहीं भी है अगर उसको आइडेंटिफाई भी कर दिया, मतलब फॉल्स नेगेटिव आपके पास हो भी गया, तो भी वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि पेशेंट दोबारा टेस्ट वगैरह पे जाएगा अपने के लिए. ठीक है, सो मे बी वो डिप्रेशन में हो जाए, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है. लेकिन अगर उसको ट्यूमर है और आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो वो प्रॉब्लम आपके पास बड़ी होगी. तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, तभी फॉल्स नेगेटिव को मिनिमाइज करते हैं कि अगर ट्यूमर है और आपके सिस्टम ने नहीं आइडेंटिफाई किया, तो उस टाइप की एरर को आप इसमें ज्यादा मिनिमाइज करते हो. सो इन टर्म्स ऑफ मेडिकल डेटा. सो लेकिन दोनों रेट्स हैं आपके पास. ये क्या है? रिकॉल या सेंसिटिविटी. ये क्या है? ट्रू नेगेटिव रेट या स्पेसिफिसिटी. अगर मैं पूछूं ट्रू पॉजिटिव रेट, उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? यस, ट्रू पॉजिटिव रेट तो यही हो गया ना, ऊपर वाला रिकॉल. सो अगर मैं पूछूं आपसे कि फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होगा, उसका फॉर्मूला, कैन एनीबॉडी टेल मी? फॉल्स पॉजिटिव रेट. यस, FP upon FP plus TN. यस, FP अपॉन FP प्लस TN. क्लियर? सो इट इज एज सिंपल एज दैट. अब यहां पर ये जो आपके पास दिया हुआ है कि 97% अगर सेंसिटिविटी है तो फॉल्स नेगेटिव 3% है, अगर स्पेसिफिसिटी 92% है तो फॉल्स पॉजिटिव 8% है. सो पहले अब इसको देखेंगे
इसी जो आपकी स्लाइड्स में एग्जांपल है। यहां पर मुझे ट्रू नेगेटिव रेट बताओ भी क्या है, जिसको हम स्पेसिफिसिटी बोलते हैं फॉर कैट क्लास। That will be equals to true negative divide by true negative plus false positive. So true negative क्या है cat के लिए? Yes, from this comparison matrix 10. 10 10 कैसे आया अभी? ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 10 प्लस फॉल्स पॉजिटिव क्या है 6 प्लस 3 दैट मीन्स 9। सो ये कितना होगा 10 बाय 19, अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो इतना। क्लियर? सो ये हो गया आपके पास ट्रू नेगेटिव रेट। अब अगर आपको वहां पे क्वेश्चन में सॉरी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था आपके पास कि अगर ये 92% है तो रेट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव इज 8%। तो हमारे पास क्या है यहां पे अगर ये इतना है तो रेट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव यस, सो रेट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव क्या होगा 9 बाय यस एनीबडी 19 कैसे आया ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। सो वही हो गया, मतलब आपके पास फॉल्स पॉजिटिव डिवाइड बाय दिस सो इनटू 100। अब ये इनको आप अगर ऐड करोगे ये क्या बनेंगे आपस में 100, ठीक है। इसको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को अगर आप ऐड करोगे ये आपस में 100% बनेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट हो? ओके अब नेक्स्ट है रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आरओसी कर्व जिसको बोलते हो। ये किसके, ये प्रोबेबिलिटी कर्व है दैट प्लॉट्स दी टीपीआर अगेंस्ट एफपीआर। सो टीपीआर क्या है आपके पास, रिकॉल ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो इसको क्या बोलते हो आप, सेंसिटिविटी। और फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या है, फॉल्स पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब इस चीज को इसने क्या लिखा है, एफपीआर इज इक्वल टू 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। अब ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आप ऐसे अगर इसको करोगे, स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या है, ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव माइनस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। सो ट्रू नेगेटिव और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये यही टर्म आ गई। सो फॉल्स पॉजिटिव रेट को आप क्या कह सकते हो, 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, ठीक है। सो जो कर्व होगी वो क्या होगी, आपके पास y एक्सिस पे और x एक्सिस पे सेंसिटिविटी और 1 माइनस स्पेसिफिसिटी प्लॉट होंगी, ठीक है। The area under the curve is the measure of the ability of a classifier to distinguish between classes and used as a summary of ROC curve. Area under curve क्या है, सबसे पहले कि ये यहाँ पे इनके बीच में प्लॉट होगा और आपका एरिया अंडर द कर्व आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ताकि आपके पास जो भी आएगी, अगर एरिया अंडर द कर्व 1 है तो मतलब आपकी परफेक्टली आपने
ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव जो भी आपके क्लासेस थी वो पॉइंट करेक्टली आइडेंटिफाई या क्लासिफाई कर लिए। लेकिन अगर 0 है तो आप बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हो, तो मतलब आपकी एक्यूरेसी लोएस्ट होगी। सो ये इस स्लाइड का अभी तक देखते हैं हम इसको आगे डिटेल में भी कैसे करेंगे। व्हेन 0.5 से 1 के बीच में हो, मतलब 0.5 से बड़ी हो एरिया अंडर कर्व, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। अब लेट अस सपोज आपके पास ये कर्व है, नीचे आपके पास क्या है, फॉल्स पॉजिटिव रेट। सो व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्स पॉजिटिव रेट? 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। और ट्रू पॉजिटिव रेट क्या है? रिकॉल या सेंसिटिविटी। अब यहां पर देखो, इन अ आरओसी कर्व अ हायर एक्स एक्सिस वैल्यू इंडिकेट्स अ हायर नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। हाँ जी, ये वाली टर्म क्लियर है? क्यों? अगर x की वैल्यू ज्यादा बढ़ती जाएगी, सो डेट मींस किसकी वैल्यू, यहां पे हम बेसिकली किसको प्लॉट कर रहे हैं? ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू आपकी ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? हायर नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव देन ट्रू नेगेटिव। क्लियर? ये क्लियर है या नहीं? सॉरी, यहां पे फॉल्स पॉजिटिव था। अब यहां पे देखो, इस लाइन का मीनिंग क्या है कि फॉल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फॉल्स पॉजिटिव रेट को। तो फॉल्स पॉजिटिव अगर ज्यादा आ रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो फॉल्स पॉजिटिव क्या हो रहे हैं? ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ट्रू नेगेटिव कम बढ़ रहे हैं। तो अगर इसका ये ज्यादा है तो डेट मीन यूर स्पेसिफिसिटी इज लो। तो ए पे आपकी स्पेसिफिसिटी सबसे लोएस्ट होगी। इज इट क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट हो अभी तक? So the choice of threshold depends upon the ability to balance between false positive and false negative. Yes, मेडिकल डेटा में हम क्या मिनिमाइज करना चाहेंगे? फॉल्स नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो उस तरह से। So point A is where the sensitivity is the highest and specificity is the lowest. This means all the positive class points are classified correctly and all the negative class points are classified incorrectly. Clear है ये? एनी डाउट यहां तक? नो सर। किसी को कोई डाउट हो भाई? अब यहां पर अगर मैंने एक चीज आपको यहां पर लिखी हुई है, एट वेरियस थ्रेशोल्ड वैल्यूज, यहां पर थ्रेशोल्ड क्या होगी भाई? लर्निंग रेट। इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप बोल सकते हो लर्निंग रेट। और देखो, बेसिकली ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं ये क्या होंगे? जिस भी क्लासिफायर में आपके पास हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अल्फा थी, ठीक है, सो उसके हिसाब से देखोगे। सो अभी KNN में तो K की वैल्यू ही है वो, लेकिन हम इस वे से नहीं डिसाइड करेंगे, किसी और से करेंगे। SVM में डिफरेंट आपके पास हाइपर ट्यूनिंग पैरामीटर होंगे। तो जहां भी जो भी क्लासिफायर आपका हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग यूज कर रहा होगा, तो वहां पर आपकी ROC कर्व से आप वैल्यूज उसकी थ्रेशोल्ड की डिसाइड करोगे। इज इट क्लियर? इतना याद रखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कौन सा होता है आपके पास ट्यूनिंग पैरामीटर? दैट इज अल्फा। क्लियर? लर्निंग रेट। एनी अदर डाउट?
यस, नेक्स्ट इस कर्व को और एक्सप्लेन किया हुआ है. ऑल्दो पॉइंट बी हैज द सेम सेंसिटिविटी एज पॉइंट ए, इट हैज अ हायर स्पेसिफिसिटी. यस, पॉइंट बी की स्पेसिफिसिटी पॉइंट ए से हायर क्यों है? क्योंकि उसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू लेस है पॉइंट बी की. तो अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू लेस है तो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 1 माइनस यस Specificity. स्पेसिफिसिटी. ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा. दिस इंडिकेट्स meaning the number of incorrectly negative class points is lower compared to the previous threshold. This indicates that this threshold is better than the previous one. क्या ये मैं बोल सकता हूं कि अगर B के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, जो भी हाइपर ट्यूनिंग पैरामीटर की वैल्यू होगी जी, तो ये ज्यादा बेटर होगी? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? तो थ्रेशोल्ड समझ नहीं आ रहा. थ्रेशोल्ड समझ में नहीं आ रहा? अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने ट्रू पॉजिटिव रेट निकाला है या फॉल्स पॉजिटिव रेट निकाला है, ये कब निकलेगा? जब एक बार आपका क्लासिफायर चल जाएगा तभी Yes, sir. तभी निकलेगा ना. अब वो जो Yes, sir. क्लासिफायर चलाया उस टाइम पर हाइपर वो ट्यूनिंग पैरामीटर की क्या वैल्यू थी, उसको हमने नोट डाउन कर लिया. अलग अलग वैल्यूज पे हमने जैसे ही चलाया तो क्लासिफाई किया, तो अलग अलग वैल्यूज को प्लॉट कर लिया. क्लियर? क्या नहीं हुआ क्लियर? लेट अस सपोज हमने अल्फा इक्वल्स टू 0.1 के लिए ट्रू पॉजिटिव निकाला, यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव निकाला, ट्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे fp डिवाइड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव लिया. वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. अल्फा इक्वल्स टू 0.1, आपके पास ये पॉइंट आ गया. अल्फा इक्वल्स टू 0.01, आपके पास ये पॉइंट आ गया. अल्फा इक्वल्स टू 0.03, ये पॉइंट आ गया. अब इनमें से कौन सी थ्रेशोल्ड बेटर होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं. क्लियर है या नहीं? Clear, sir. ओके अल्फा क्या है मतलब? बेटा, आपकी आवाज कट रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. इट इज बेटर कि आप चैट पे टाइप कर दो. प्लीज टाइप इट इन चैट, आई एम वेटिंग. व्हाट इज अल्फा? अल्फा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है भाई? बीटा की वैल्यू जब आप अपडेट करते हो, करते नहीं, बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, अगर ये कोई भी बीटा जे है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, लर्निंग रेट. ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पार्ट था, वहां पर हमने यूज किया था. क्लियर? किसी और को कोई डाउट हो? ओके सो अब यहाँ पे देखो, बिटवीन पॉइंट सी एंड डी द सेंसिटिविटी एट पॉइंट सी इज हायर देन पॉइंट डी फॉर द सेम स्पेसिफिसिटी. अब सी और डी में देखो कौन सा बेटर होगा? यस, सी होगा सर. क्योंकि उसमें आपके पास सेंसिटिविटी की वैल्यू ज्यादा है. क्लियर? फॉर द सेम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिसिटी आपके पास सेंसिटिविटी की वैल्यू ज्यादा है. Point E is where the specificity becomes highest, meaning there are no false positive classified by the model. The model can correctly classify all the negative class points. So ये तो clear है ना अब? Yes, sir. Yes. Any doubt for the ROC curve? Clear? So
अब हमारा ये क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स वाला तो पूरा हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज KNN। एक बैच में मैंने स्टार्ट करवा दिया था, एक में अभी कुछ भी किया नहीं इसका, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। और इसको ध्यान से करना, ये बहुत इजी है, यहीं पर हो जाएगा आपका विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपका ये हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट नंबर 3 वाज ऑन प्री प्रोसेसिंग, और उसमें कुछ डिस्टेंसेस के बारे में लिखा हुआ था, सिमिलरिटी इंडेक्सेस की, ठीक है। सिमिलरिटी कोफिशिएंट्स हैं दैट विल बी ऑपोजिट ऑफ डिस्टेंस। केस एक में आप डिस्टेंस मेजर करते हो, एक में आप सिमिलरिटी मेजर करते हो, तो वो भी KNN में हम डिस्कस करेंगे। KNN is an instance based supervised learning algorithm। देखो क्लासिफिकेशन तो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है, अब ये इंस्टेंस बेस्ड क्या है या मेमोरी बेस्ड क्या है? इज अ फैमिली ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम दैट इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग एक्सप्लिसिट जनरलाइजेशन it compare new problem instances with instances seen in training which have been stored in memory। so इसका मतलब क्या है? देखो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ कि आपके पास मान लो कि देयर इज नो ट्रेनिंग फेज, देयर इज नो ट्रेनिंग फेज। अब ऐसा क्यों, वो अभी हम देखेंगे। देखो आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करते हो, आप हर बार बीटा कोफिशिएंट्स निकालते हो और फिर वाई कैप की वैल्यू कैलकुलेट करते हो ऐसे इस फंक्शन में डाल के। क्लियर? तो मतलब कि आपके पास एक ट्रेनिंग की एक कर्व बनती आ रही है, और नेब बेस्ड क्लासिफायर में आप क्या करते हो? प्रोबेबिलिटी चेक करते हो, ठीक है। लेकिन के नियरेस्ट नेबर में आप पहले कुछ नहीं करोगे, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास पहले से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम उसको जैसी कोई आएगा उसके हिसाब से ही करेंगे। तो जब भी आपके पास कोई नया टेस्टिंग इंस्टेंस आया तो आप उसी टाइम पर काम करते हो। तो इस तरह की अप्रोच को आप क्या कहते हो? लेजी, कि पहले कोई काम नहीं करना, जब आएगा तो देखेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेजी। अब ये मे बी अभी भी कईयों को समझ में ना आया हो, सो मैं इसीलिए इसको थोड़ा ना स्किप करके, ताकि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए, यहाँ चलते हैं, ठीक है। अब इसको हम न्यूमेरिकल एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक करते हैं। देखो सबसे पहले जो नेब बेस्ड KNN क्लासिफायर है, ये किस अप्रोच पे काम करता है कि लेट अस सपोज आपका ये है टेस्टिंग पॉइंट, अब ये आपका टेस्टिंग पॉइंट है। तो आपके टेस्टिंग पॉइंट में क्या करेगा ये, कि आप बोलोगे कि जो इसके आसपास के पॉइंट्स की क्लास होगी ये भी उसी को बिलोंग करेगा। लेट अस सपोज आपने कहा कि k की वैल्यू अभी 5 है, तो 5 क्लासेस को आप देख लो जो जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से सबसे कम हो। तो 4 तो इसमें पॉजिटिव वाले थे, एक नेगेटिव, तो मेजॉरिटी किस क्लास की थी? पॉजिटिव। तो जो ये वाला नया जिसका आपने इसका क्लासिफाई करना था, ये किसको बिलोंग करेगा? पॉजिटिव क्लास को, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी थी? पॉजिटिव की। इज इट क्लियर? ये Yes, sir. किसी को डाउट हो? देखो ये तो होगी क्लासिफिकेशन की बात, ये रिग्रेशन में भी यूज होता है। रिग्रेशन में कैसे? लेट अस सपोज आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पर वैल्यूज होंगी अलग अलग हर पॉइंट की, ठीक है। रिग्रेशन में ये आपकी वाई कैप की, यहाँ वाई की अलग अलग वैल्यूज थी। आपने के नियरेस्ट नेबर्स की वैल्यू नोट डाउन कर ली,
जैसे फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, इन सभी का मीन ले लिया, वो वैल्यू किसकी होगी? इस पॉइंट की। तो ये रिग्रेशन में भी कई बार यूज होता है। क्लियर है इतना जितना भी बताया? अगर किसी को डाउट है प्लीज आस्क। चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको क्लियर है। सो अभी यहां पर k की वैल्यू 3 है और आपने जो डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो यूक्लिडियन डिस्टेंस लेकर चलो। व्हाट इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस? x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, सो उसके बेस पे चलो, और आपके पास यहां पर k की वैल्यू मेंशन आप सपोज करके चलो k इज इक्वल टू 3। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। देखो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। 1 मिनट लो और इसको सॉल्व करो। देखो हमने कैलकुलेट किसका करना है? x1 इक्वल्स टू 2, x2 इक्वल्स टू 7। सो सबसे पहले ये मेरे पास पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4। अब मैंने यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट का इस पॉइंट से क्या होगा? 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 होल स्क्वायर अंडर रूट, यही होगा ना? तो ये क्या बनेगा? 16 प्लस 0, मतलब अंडर रूट ऑफ 16 बन गया। मैं अंडर रूट में ही रखूंगा सभी की वैल्यू ताकि हमारे पास समझना इजी रहे। यस, सेकंड पॉइंट के साथ इसका डिस्टेंस क्या रहेगा? 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट से इस सेकंड पॉइंट का डिफरेंस ये कितना बनेगा भाई? 16 प्लस 9, सॉरी, 16 प्लस 9, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 25। इज इट क्लियर? Yes, sir. पॉइंट नंबर 3 कितना बनेगा? 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 9। फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा आपका? 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 9, सॉरी 4 प्लस 9, दैट मीन्स अंडर रूट 13। सो अब आपने इसको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेना है। सो कौन कौन से पॉइंट बनेंगे आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में? एक तो सबसे छोटा कौन सा है? पॉइंट नंबर 3, फिर पॉइंट नंबर 4, फिर पॉइंट नंबर 1। सो आपके पास k की वैल्यू जब 3 थी तो कौन कौन सी वैल्यूज आप सिलेक्ट करोगे? ये वाली, ये वाली, ये वाली, और वो मेजॉरिटी वोटिंग से जाओगे तो क्या किस क्लास को बिलोंग करेगा ये? गुड, क्योंकि 2 इंस्टेंसेस गुड के थे और एक इंस्टेंसेस बैड का था, तो आप कौन सी क्लास को चूज करोगे? गुड। इज इट क्लियर? Yes, sir. किसी को डाउट हो? चलो ये क्लियर है, अब स्लाइड में देखते हैं इन्होंने क्या किया है। सपोज के इक्वल्स टू 3, अब कैलकुलेट डिस्टेंस। इन्होंने स्क्वायर डिस्टेंस कर लिया, अंडर रूट नहीं लिया तो भी वैल्यू
मतलब के रैंकिंग में कोई डिफरेंस नहीं आना था। ठीक है, सो इन्होंने भी अब गुड और बैड में से तो गुड कैटेगरी को चूज कर ली। क्लियर। अब यहां पर आपके पास इसका गुड आ गया। अब लेट अस सपोज यही केस रिग्रेशन प्रॉब्लम का होता, तो क्या वैल्यूज आप प्रेडिक्ट करते इसके अगेंस्ट? तो देखो नियरेस्ट नेबर तो डिस्टेंस तो सेम ही रहता, ये और ये। अब इन तीनों का मीन निकाल लोगे, वो वैल्यू इसकी होती। तो इससे हमने ऐसे हम रिग्रेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट? किसी को अगर डाउट है यहीं पूछ लो। सो ये आपके पास मैंने अब रिग्रेशन की प्रॉब्लम भी करवा दी। देखो हमेशा आपने एक चीज याद रखनी है कि के की वैल्यू अभी हम देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन के की वैल्यू क्या होगी? हमेशा ऑड। अगर इवन होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर लेट अस सपोज ये के की वैल्यू 4 होती तो 2 इंस्टेंसेस गुड के आ जाने थे, 2 बैड के, तो आप किस क्लास को क्लासिफाई करते? फिर वो वाली प्रॉब्लम आ जानी थी। क्लियर? Yes, sir. सो अब यहां पर ये पता चला ये इंस्टेंस बेस क्यों है, क्योंकि हर इंस्टेंस के लिए आप क्या कर रहे हो? डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो। क्लियर? हर इंस्टेंस के लिए आप क्या कर रहे हो? डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो। तो उस वे में ही आपने देखना है। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं। KNN is based on the fact that similar objects lie in close proximity to each other in the feature space. अगर फीचर स्पेस में आपके पास ये आसपास है तो वो उसी क्लास को बिलोंग कर रहे होंगे। हम ये फैक्ट लेकर चलते हैं जो कि ट्रू भी है कि अगर आपके आसपास की वैल्यूज एक क्लास को बिलोंग कर रही हैं ज्यादा, तो आप भी उसी क्लास को, जो आपका टेस्टिंग वाला सेट है, उसी को बिलोंग करेंगे। The figure illustrates that the objects of the same class lie in quite close to each other and hence a new test case can be compared with k closest training example in the data set. तो ये इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो भी he or she can ask, अगर किसी को डाउट है। सो ये देखो क्लासिफिकेशन की बात करी गई है और रिग्रेशन की बात करी गई है। ठीक है, क्लियर? ये तो हमने विद एग्जाम्पल करके देख लिया। यही अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब ये वर्किंग है जो कि अभी हमने करी है। सबसे पहले क्या करते हो आप? डिटरमिन पैरामीटर k इज इक्वल टू नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। अब ये कैसे डिटरमाइन करना है ये हमने तब एग्जांपल में नहीं करा था, हमने तो अज्यूम करी थी कि k इज इक्वल टू 3, बट इसके कुछ सेट मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो, तो हम वो देखेंगे आगे। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्वेरी इंस्टेंस एंड ऑल द ट्रेनिंग सैंपल्स। मतलब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, यू कैन यूज यूक्लिडियन डिस्टेंस, और भी कई तरह के डिस्टेंस हैं जो अभी हम देखेंगे। जैसे अभी तक हमने सिर्फ कॉन्टिन्यूअस एट्रीब्यूट्स की बात करी है। डिस्क्रीट वैल्यू एट्रीब्यूट्स या कैटेगरिकल एट्रीब्यूट्स में जैसे आप प्री प्रोसेसिंग में कोसाइन सिमिलरिटी लगाते थे, जकार्ड सिमिलरिटी लगाते थे, तो इसमें जकार्ड सिमिलरिटी, तो जकार्ड डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 माइनस जकार्ड सिमिलरिटी। कोसाइन सिमिलरिटी, तो कोसाइन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 माइनस कोसाइन
सिमिलरिटी, वो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें हमने अभी देखनी है कि k की वैल्यू कैसे सेट करेंगे, और आपके पास जो डिफरेंट डिस्टेंस के मेजर्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला के साथ। अब ये वाली स्लाइड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब खुद करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है कि इन KNN finding the value of k is very crucial. A small value of k means that noise will have higher influence on the result and a large value make it computationally expensive. अब यहां पर इसका मतलब क्या है, लेट अस सपोज आपके पास ऐसा आपके पास है, ठीक है, डेटा सेट में। तो अभी आपसे पूछा गया ये पॉजिटिव है, तो यहां पर आपसे पूछा गया ये आपका टेस्टिंग केस है, तो आपकी k की वैल्यू 1 है, तो आप किसको चूज करोगे नियरेस्ट नेबर, इसको। तो लेकिन ये क्या है, ये तो नॉइज है या नॉर्मल क्लास है ना, वैसे ये किस क्लास को बिलोंग करना चाहिए, क्रॉस को, लेकिन ये अभी ये वाले पॉइंट के साथ क्या है, प्लस को। तो इसमें क्या होगा, आपके पास बायसनेस नहीं होगी, इसमें वेरिएंस ज्यादा होगी। क्लियर। सो यहां पर क्या करेगा ये कि अगर कोई नॉइज है तो उस हिसाब से उसको करेगा। तो बेसिकली यहां पर किसकी प्रॉब्लम होगी, अंडर फिटिंग की या ओवर फिटिंग की, कैन एनीबडी एक्सप्लेन। अगर k की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, आपके पास हर बार एक ही नेबर से आप बात करोगे, तो आपके पास जो नंबर ऑफ सैंपल क्लासेस क्या होंगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिसके साथ आप टेस्टिंग के टाइम पे ही यहाँ ट्रेनिंग हो रही है ना बेसिकली, तो ट्रेनिंग फेज तो है ही नहीं। तो आप बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, क्या अंडर फिटिंग होगी या ओवर फिटिंग होगी। यस, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर k की वैल्यू बहुत कम है, मान लो 1 है, तो क्या होगा, आपके पास कोई भी नई क्लास आएगी तो मोस्ट प्रॉब्ली वो किसी रीजन को तो बिलोंग नहीं कर रही होगी, हर बार आप एक नए उसके साथ डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे और हर बार कुछ रिजल्ट अलग आएगा। देन दैट विल बी द केस ऑफ ओवरफिटिंग। व्हाई, आपके पास लेट अस सपोज आपसे पूछा गया पहले इस पॉइंट का, फिर पूछा गया इस पॉइंट का, फिर पूछा गया इस पॉइंट का, हर के लिए नेबर क्या होगा, अलग अलग। अगर k की वैल्यू 1 होगी, क्या किसी भी केस में सेम नेबर्स आएंगे, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि k की वैल्यू क्या है 1। बट एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ k, क्या होगा आपके पास, लेट अस सपोज आपने यहां पर k इक्वल्स टू 100 मान दिया, तो सारे के सारे ही पॉइंट आपके इसके नेबर्स बन गए। तो अगर सारे के सारे पॉइंट्स ही इसके नेबर बन गए, तो हर बार ये किस क्लास को बिलोंग करेगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पर प्लस की ज्यादा है तो प्लस को, क्रॉस की ज्यादा है तो क्रॉस को। तो आपके पास ये वाली प्रॉब्लम किसकी बन जाएगी, अंडर फिटिंग की। ये क्लियर है या नहीं, अगर नहीं है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। यस और नो बताओ। क्लियर सर एक बार रिपीट कर देना। हाँ हाँ, यहाँ पर ये देखो, मैं कह रहा हूँ k की वैल्यू स्मॉलेस्ट आप 1 अज्यूम करो, तो आपके पास केस क्या होगा कि आपके पास जो भी टेस्ट केस आएगा उसके लिए ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि उसका नेबर हर बार चेंज हो रहा होगा। तो दैट मींस यू आर ट्राइंग टू कवर एवरी पॉइंट। तो और नॉइज भी इसमें जा रही है, तो आप नॉइज के साथ भी ट्रेन होते जा रहे हो बार बार, क्योंकि इसमें तो टेस्टिंग फेज में ही आप ट्रेनिंग के लिए एक तरीके से कर रहे हो। तो क्या होगा, k इक्वल्स टू 1 है, तो आपके पास एक तो ये जैसे ये वाला केस आ गया कि वैसे तो ये क्रॉसिस से गिरा हुआ था, लेकिन एक ही अगर k 1 लिया तो ये इसमें फंस जाएगा, तो
आपके पास क्या हो जाएगा, नॉइज को ये ले लेगा। बाकी क्या है कि हर एक टेस्ट केस आपका, उसके लिए नेबर्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। तो आप तकरीबन हर एक पॉइंट को कवर करते जाओगे, तो जो कि आपकी जनरलाइजेशन के लिए खराब चीज है। तो इसलिए ये किसकी प्रॉब्लम होगी, ओवरफिटिंग। जब आप ज्यादा डेटा के साथ ट्रेन करते हो तो बेसिकली आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी विल बी मोर एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी इज लेस। तो यहां पर भी आप हर एक पॉइंट के साथ, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए नेबर अलग होगा, तो आप हर एक पॉइंट के साथ ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो टेस्टिंग के टाइम पे, तो वो चीज ओवरऑल एक्यूरेसी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। अगर k इक्वल्स टू 100 है, पहली बात अंडर फिटिंग की एग्जांपल क्या है कि आप ट्रेन ही बहुत कम डेटा से हुए। तो अब यहां पर जो भी पॉइंट आपका आएगा, अब लेट अस सपोज आपका कोई भी टेस्टिंग पॉइंट है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, उसका आंसर सेम ही रहेगा ना। या तो वो प्लस होगा अगर प्लस की वैल्यू ज्यादा है, नंबर ऑफ प्लस आर मोर, और या फिर वो क्रॉस होगा अगर क्रॉस की वैल्यू ज्यादा है। तो यहां अगर आप काउंट करोगे तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पर लेट अस सपोज मैंने ऐसे कर दिया, तो अब क्रॉस की वैल्यू ज्यादा है। तो अब यहाँ वाले पॉइंट की आंसर भी क्रॉस है, यहाँ वाले का भी क्रॉस है, यहाँ वाले का भी क्रॉस है, यहाँ वाले का भी क्रॉस है, हर का क्या है, क्रॉस। क्योंकि के का आपके पास साइज ज्यादा था, तो नंबर ऑफ जो आपके पास केसेस बनने थे ट्रेनिंग के, वो कुछ बने ही नहीं। हर पॉइंट के लिए क्या बनेगा, एक ही क्लास का आंसर आएगा, डेट इज क्रॉस। तो उससे भी आपकी वैल्यू या एक्यूरेसी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें केस किसका बनेगा, अंडर फिटिंग का। इज इट क्लियर नाउ? यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन बन गया ना, चाहे कोई भी टेस्टिंग केस आए तो उसका आंसर क्या होगा, क्रॉस। सो दैट विल बी द केस ऑफ अंडर फिटिंग, कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स आर वेरी लेस। क्लियर? यस सर। ओके। So how to set the value of k? Next is how to set the value of k. अब k की वैल्यू को सेट करने के लिए यहां पर एक तो इन्होंने k फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की है। k फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या होती है, लेट अस सपोज आपका 100 का डेटा सेट है, तो आप जनरली कैसे डिवाइड करते हो इसको, 80-20 या 70-30। सपोज करो अब आप वैलिडेशन करना चाहते हो साथ ही में, और आपने क्या कर दिया इसको 60-20-20, यहां वैलिडेशन का भी लगा लिया। अब के फोल्ड वैलिडेशन क्या है, हर एक पॉइंट पे डेटा सेट के बीच में आप एक वैलिडेशन पॉइंट रखोगे, मतलब टेस्टिंग करते जाओगे। जितनी पार्टीशंस में ये डिवाइड होगा उसको आप क्या बोलोगे, के। तो ओवरऑल एक्यूरेसी क्या होगी, जितनी इनकी ये आ रही है डिवाइड बाय के। लेट अस सपोज आपकी 10 फोल्ड है, तो यहाँ पर 10 आपके स्मॉल स्मॉल ट्रेनिंग सेट्स बने, और उसके लिए आपके पास ऐसा किया। तो ऐसा क्यों किया, ताकि आपके जो आउटलायर्स हों या कुछ भी हों वो सारे हैंडल्ड हो जाएं, अगर डेटा में कुछ एम्बिग्यूटी है वो भी हैंडल हो जाए। तो इससे क्या होगा, आपके पास ऐसे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, के फोल्ड वैलिडेशन। यस, के फोल्ड वैलिडेशन क्लियर है? दोबारा सुनो, 80-20 लेटर्स को यहां पर ट्रेनिंग था, ये टेस्टिंग था। अब आपने यहां पर क्या किया कि ट्रेनिंग को आपने 60 कर दिया, और उसका जो 20% था उसको किस में लगा दिया, वैलिडेशन में, फिर टेस्टिंग। अब यहां पर क्या किया आपने, जो आपने वैलिडेशन को लगाया, आपने ये जो 60 वाला डेटा था इसके साथ ही यहीं पर आपने वैलिडेशन करनी है, फिर अगेन यहीं पर वैलिडेशन करनी है। जितनी ये पार्टीशंस बनेगी उनको हमने नाम दे दिया के, नंबर ऑफ पार्टीशंस को, कितनी पार्टीशन।
अब हर एक के अगेंस्ट आप ट्रेनिंग एक्यूरेसी चेक करोगे या ट्रेनिंग प्रिसीजन चेक करनी है वो चेक कर लोगे, तो आपने ये ऐसे चेक कर ली। ओवरऑल कैसे करोगे, इनका मीन निकाल लोगे। क्लियर? अगर ओवरऑल एरर भी निकालनी है तो इसका मीन निकाल लोगे। क्लियर है ये? यस और नो बताओ। यस सर। अगर किसी को नहीं क्लियर तो इसको जस्ट इतना याद रखो कि आपने पार्टीशंस में डिवाइड किया, के पार्टीशंस में डिवाइड किया, के पार्टीशंस की आपने एक्यूरेसी निकाली और उसी का ही आपने मीन लेकर कर लिया। नाउ हाउ टू सेट द वैल्यू ऑफ के। पहली बात ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये ऑड नंबर होना चाहिए। देखो फॉर स्मॉल डेटा सेट अप टू 500 व्हेन n इज इक्वल टू 500 और 1000, ठीक है, तब आप ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हो कि k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n/2। तो इसमें जो इंटीजर में इसकी बड़ी वैल्यू आएगी वो आप ले लो ऑड वैल्यू के अगे नियर, ठीक है। सो अब जब स्क्वायर रूट ऑफ n/2 करोगे तो पहले n की सपोज करो, ये क्या कहते हैं 50 एंट्रीज थी, डिवाइड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट, सो k विल बी 5। तो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे। लेकिन अगर व्हेन द डेटा सेट इज वेरी हाई, साइज ऑफ डेटा सेट इज वेरी लार्ज, तो कैसे करोगे? तो आपने क्या किया, यहां पर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स प्लॉट कर लिए और यहां पर उसका क्या किया, 10 फोल्ड क्लासिफिकेशन एरर को बेसिकली आपने प्लॉट कर लिया। जो भी लोएस्ट वैल्यू आएगी उसको आप के की वैल्यू डिसाइड कर लोगे, ठीक है। अगर इस केस में कोई एल्बो लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां तो नहीं बना, लेट अस सपोज ऐसे होता, या फिर हाँ ऐसे, तो यहां पर किसकी वैल्यू लेते, ये वाली, क्योंकि बेंट आ गया था तो इसके बाद वैल्यू स्टैटिक थी, तो ये वाली वैल्यू आप के की लेते। तभी इसने लिखा हुआ है चूज दी फर्स्ट वैल्यू फॉर विच एरर रेट इज मिनिमम। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो? यस, क्लासिफिकेशन एरर क्या होगी अगर एक्यूरेसी 95% है? यस, अगर एक्यूरेसी 95% है तो क्लासिफिकेशन एरर क्या होगी? वो तो मिस क्लासिफिकेशन रेट 5% हो जाएगा। कैसे 5%? यस, रेट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन एरर, ठीक है। सो अब इससे हमने ये सेट कर ली कि हाउ टू सेट दी वैल्यू ऑफ के। अब ये देखो इसमें कई स्टूडेंट्स को डाउट रह जाता है। नाउ व्हाट इज, ये हैं अब कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो मिंको डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं डी एक्स आई एक्स जे, यहां पर आपके पास एक्स आई एक्स जे क्या है, ये फीचर की पहली वैल्यू, ये फीचर की दूसरी वैल्यू, इनमें डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो आपके केस में क्या होगा, टेस्टिंग में आपको डेटा दिया होगा, उससे इसको माइनस करके आपने देखना होगा। सो अब वैसे आपके पास यहाँ दिया हुआ है k इक्वल टू 1 टू p, मतलब क्या है कि यहाँ पर x इक्वल टू 1 भी है, एक्स आई एक्स जे ये डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, तो समेशन के साथ उनका करना है। सो ये इसका फॉर्मूला है व्हेन m इज इक्वल टू 2, ये आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस बनता है, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल के साथ भी करा था। जब मिंको मैं इसको मिंको डिस्टेंस ही बोल रहा हूँ क्योंकि मिंकोवस्की है, वैसे तो थोड़ा सा प्रोनाउंस गलत हो जाता है। तो अगर मिंको डिस्टेंस से आपने इस डिस्टेंस को करना है तो m इज इक्वल टू 2, अगर मैनहट्टन डिस्टेंस आपने करना है तो m इक्वल टू 1। क्लियर है ये?
ये हो जाएगा कि नहीं? ये तो सिंपल है ना, यस सर। इसमें तो कुछ भी आपको ज्यादा क्रैम करने की कुछ भी रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो ये है अभी कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए। ये देखो कैनबरा डिस्टेंस, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं डिस्कस करना भूल गया, कि जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है, यो यूक्लिडियन डिस्टेंस है या इनमें से कोई भी डिस्टेंस है, लेट अस सपोज आपके पास वेरिएबल्स हैं x1 x2, ठीक है, मान लो ऐसे हैं, ठीक है, और x2 की वैल्यूज हैं, तो अब अगर आप यूक्लिडियन डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे तो लेट अस सपोज आपको दिया हुआ है इसके लिए कुछ क्लासेस दी हुई हैं, और आपसे पूछ लिया गया 500, तो आपको क्लास प्रेडिक्ट करनी है। अब आप क्लास कैसे प्रेडिक्ट करोगे? फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द यूक्लिडियन डिस्टेंस, इससे इसका, लेकिन यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी रेंज किसके और किसके बीच में है। लेट अस सपोज इसकी रेंज 1 to 100 है और इसकी रेंज 1000 to 10,000 है। अब होगा क्या, हम विदाउट स्केलिंग कर रहे हैं तो हमेशा जो x1 का फीचर है इसकी वैल्यू आउटवे कर जाएगी x2 के, सॉरी ये 1 to 100 है, तो x1 की वैल्यू आउटवे कर जाएगी x2 को। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस हमेशा ज्यादा होगा। लेट अस सपोज अब इस केस में देखो, तो मैं इसका डिफरेंस यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 500 माइनस 7000 स्क्वायर प्लस 95 माइनस 80। अब अगर ये सोचो कि ये 8 होता तो यहां पर क्या आना था, 95 माइनस 8। तो एक्चुअल अगर हम देखें तो 8 और 95 एक्चुअली में ज्यादा एक दूसरे से अपार्ट हैं बजाय के 7000 एंड 1000, अगर लेट अस सपोज इसकी स्केल की वैल्यू है या 500, तो ये वाला जो फीचर की वैल्यू है ये डिस्टेंस के केस में हमेशा आउटवे कर जाएगी इससे, तो वो तो चीज गलत हो जाएगी ना हमारे लिए। समझ गए कि नहीं? अगर लेट अस सपोज यहां पर 500 माइनस 7000 करूं तो कितना आएगा, 6500 स्क्वायर। अब क्या इसकी वैल्यू मैटर करेगी? नहीं। अगर मैं दूसरा कोई केस लूं, लेट अस सपोज इसका और इसका करूं, या यहां पर ये 2 होता तो इसका करता, तो ये वैल्यू मैटर ही नहीं करनी थी, क्योंकि ये वाली वैल्यू का जो डिफरेंस था वो ही बहुत ज्यादा आना था, दूसरी वाली वैल्यू तो मैटर ही नहीं करनी थी। तो इसलिए KNN में हमें बहुत जरूरी है कि सारे फीचर्स को हम क्या करें, स्केल करें या नॉर्मलाइज करें। समझ गए ये बात? यस सर। किसी को डाउट हो? और किसी को? ठीक है। सो इसीलिए अब ये जो वाले जो आपके बाद वाले हैं ये क्या है, कैनबरा डिस्टेंस। इसमें आप देखोगे कुछ हद तक स्केलिंग अपने आप हो रही है। क्यों हो रही है? नीचे क्या है, डिवीजन भी है उसी हिसाब से, ठीक है, यहां मिनिमम है और वो है, ठीक है। सो यहां पर आपके पास क्या हो गया, साथ ही साथ थोड़ी सी स्केलिंग होगी, लेकिन बट इट विल बी बेटर के इफ यू अप्लाई स्केलिंग। क्लियर? अब ये तो हो गया आपके कंटिन्यूअस की बात, हम जनरली यूज करते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस तो ऑन स्केल डेटा, तो लेकिन कैनबरा डिस्टेंस भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि जब हमारे पास कैटेगरिकल फीचर्स हैं। सो आपके पास कोसाइन सिमिलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डॉट वाई
क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास फीचर्स, यहाँ पर कुछ वैल्यूज होंगी, यहाँ पर कुछ वैल्यूज होंगी, तो ये y की वैल्यूज हैं और x की वैल्यूज हैं। अब x डॉट वाई मतलब यहाँ पे अगर आपके पास इंस्टेंस की बात की जाए या यहाँ पे कोई वैल्यू की उसका 2 दिया है, यहाँ 1 दिया है, किसी भी कैटेगराइज किया हुआ है आपने, तो उस हिसाब से आप ऐसे करोगे। अब लेकिन देखो आप ऐसे कर सकते हो ना, आपको दिया हुआ है बैड गुड, तो अगर बाइनरी है एक को 0 मान लिया, एक को 1 मान लिया, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस का मतलब क्या है कि कितने डिस्टेंस अपार्ट हैं दोनों, तो बेसिकली हमने उसको कैलकुलेट करना है ना, जो हमारा टेस्टिंग में है। तो बेसिकली हमने उसको कैसे डील किया, देखो यहाँ पर अलग अलग हैं। कोसाइन एंड टेनिमेटो कैन बी यूज्ड ऑन, यहाँ पे आपके बाइनरी एट्रीब्यूट्स नहीं भी हैं कैटेगरिकल, वहां पे ये दोनों डिस्टेंस यूज किए जा सकते हैं। लेकिन जो जकार्ड डिस्टेंस है ये कहां पे यूज होता है, हमेशा बाइनरी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के ऊपर। लेट अस सपोज ये आपके बैग ऑफ वर्ड्स की प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या है, ये सेंटेंस है आपके पास, आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसमें आई कितनी बार आया, 2 टाइम्स, थिंक कितनी बार आया, 1, ऐसे आपने प्लॉट कर, ऐसी कैन यू थिंक इसको प्लॉट कर लिया, ऐसी आई डू नॉट थिंक उसकी फ्रीक्वेंसी आपने बार बार प्लॉट कर दी। सो अब आपको इसको मैंने डोनेट कर दिया D1 D2 D3, अब कोसाइन डिस्टेंस निकालना है D12 का। D12 के लिए मुझे कोसाइन डिस्टेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, D12 के लिए मुझे कोसाइन डिस्टेंस निकालना है। अब यहां ध्यान से देखना है, कोसाइन डिस्टेंस कोसाइन सिमिलरिटी के पहले 1 माइनस कोसाइन सिमिलरिटी। अब यहाँ पे x डॉट वाई का यहाँ पे क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना होगा 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, तो बाकी सारी आइटम 0, तो ऊपर क्या आएगा आपके पास 1, ये 1 कैसे आया, क्लियर, यस सर, ये वाला 1, ठीक है। सो 1 डिवाइड बाय, अब नीचे क्या था आपके पास x y, लेंथ ऑफ x एंड लेंथ ऑफ y, वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, अंडर रूट ऑफ इसका 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 7, तो अंडर रूट 7, तो यहाँ 3 अंडर रूट 3, सो आपके पास क्या आ गया, ये 1 माइनस 1। सो इसी तरह से अगर आपने कोसाइन सिमिलरिटी फॉर डिस्टेंस, ये आपने कैलकुलेट करना है 1 3 का, ये कैलकुलेट करो भी, सभी करो। इसका क्या आएगा, ऊपर है 1 माइनस x डॉट वाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6, प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 1, प्लस 1 इंटू 1 अगेन 1, प्लस 1 इंटू 1 1, प्लस 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0 एंड दिस, सो ऊपर के कितना बन गया ये 9 डिवाइडेड बाय, ये तो रूट 7 ही आएगा क्योंकि पिछली बार हमने यहाँ कैलकुलेट कर ही लिया था,
इसका कितना आएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. So 9 plus 1 10 11 12 16 17 18. So root 7 into root 18 1 minus ये जो डिस्टेंस आया ये क्या बन गया आपका D13. इज इट क्लियर? यस. किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें? हाँ सर. ठीक है. अब ऐसी टेनिमेटो डिस्टेंस, इसमें आपने फॉर्मूला में बाकी सारा कुछ सेम है. इसमें आप क्या करते हो टेनिमेटो डिस्टेंस में x डॉट वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. ठीक है. सो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है. देखो 1 2 का क्या किया इसने, ऊपर तो x इंटू वाई ही था, नीचे क्या था एक्स स्क्वायर, तो मतलब अंडर रूट नहीं था. फिर y का, फिर माइनस 1 x इंटू वाई, ऐसे 2 का. ये वाला देखो आपका आंसर सेम आ रहा है. नीचे वाला D13 कैसे आया? तो अगर आप इसको देखोगे ना तो यहां से आप 9 तो ऊपर कैसे आया आपको पता चल गया x इंटू वाई. नीचे आप देखोगे तो यहाँ अंडर रूट की तो बात नहीं, 7 प्लस ये क्या था अंडर रूट 18 था, ये प्लस 18 बन गया माइनस एक्स डॉट वाई डेट इज 9. तो जो भी वैल्यू आगी वो ये. क्लियर? और एनी डाउट? ठीक है. तो ये हो गया आपका टेनिमेटो डिस्टेंस. अब यहां पर जैकार्ड्स डिस्टेंस में क्या है, जैकार्ड की प्रॉब्लम क्या है कि जैकार्ड डिस्टेंस विल ओनली वर्क फॉर बाइनरी एट्रीब्यूट्स. व्हाई? बिकॉज इट यूज इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y. तो अगर आपकी वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 या 1 से बड़ी है, डेट विल कैटेगराइज एज 1 और वरना 0 तो है ही है. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू 1 से बड़ी है उसको आप क्या मानोगे 1. ठीक है. तो उस वे में आप कैलकुलेट करोगे. ऐसी डाइस कोफिशिएंट है. क्लियर? और एनी डाउट? जैकार्ड डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा को बता दीजिए. चलो मैं जैकार्ड डिस्टेंस बताऊंगा. अब जैकार्ड डिस्टेंस में क्या है, ये 2 है, ये भी क्या बन जाएगा 1. ठीक है. यही के बोले है ना हम कि D12 को अब आपने कैलकुलेट करना है. सो डेट विल बी 1 माइनस, अब देखो फॉर्मूला देखो इसका क्या था, x इंटरसेक्शन y, x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y. यस. 1 0 क्या आएगा x इंटर 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 कितना आएगा 0 0 0 1 0. ये भी 0. तो ऊपर कितना रह जाएगा, एक ही आया ना आपका. यस सर. क्लियर? सो डिवाइड बाय x यूनियन y, x यूनियन y, वो क्या होगा भाई 6 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. x यूनियन y देखो क्या 6 आ रहा है या नहीं आ रहा. 1 कितनों में आ रहा है दोनों की यूनियन से, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा. तो सब में आएगा. ठीक है. इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा. तो यहां पर क्या आएगा 1/6. इसमें तो नहीं आ रहा, नो सर. तो ये 1/6. क्लियर? अब D13 इसका कैलकुलेट करके बताओ.
और क्लियर हो जाएगा। D13 1, ये क्या बनेगा अगेन 1, 1 और 1 एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, और तो नहीं कोई आया, नहीं, तो ऊपर कितना बनेगा 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 4, तो यही इंस्टेंस थे और 3 और होंगे जिसमें 0 1 आ रहे होंगे, 2 तो ये हो गए, और कोई, ये देखो ये A यूनियन सॉरी 1 यूनियन 3 में कितना आ रहा है, एक यहाँ पर 1 है, 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 सर नहीं, ये 0 आएगा। यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 1 है। सो टोटल नंबर ऑफ वंस आर 1 7 2 3 4 5 6 7, सो 4/7। क्लियर और yes एनी sir डाउट? ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास अब जैसे ये डाइस कोफिशिएंट बोला गया है, डाइस कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई, तो उसी वे से अब इसको देखना है आपने, हो जाएगा ये? yes sir यस, एनी अदर डाउट? अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। यस, पहली बात क्या है कि जो प्रेडिक्शन क्वालिटी है वो KNN क्लासिफायर में सबसे अच्छी होगी, क्योंकि कोई ट्रेनिंग फेज नहीं, ये जरूरी नहीं कि ये लर्न करता जाता है, तो यहाँ पर कोई भी अगर कोई अनस्ट्रक्चर्ड भी है तो वो इसको मान ले, ये कर लेगा। वो क्यों कर लेगा अनस्ट्रक्चर्ड को, ये कैसे कर लेगा, और बाकी लीनियर क्लासिफायर या जो आपके नेव बेस्ड क्लासिफायर या लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले हैं वो नहीं कर पाते। देखो वहां पर जो बाउंड्री होगी ना वो क्या होगी, बिल्कुल लीनियरली, ठीक है। यहां पर कोई अनस्ट्रक्चर्ड भी है तो भी ये आइडेंटिफाई कर लेगा, क्यों? क्योंकि ये पहले से लर्न थोड़ी कर रहा है, ये क्या करेगा ऑन द बेसिस ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ये आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर? yes sir सेकंड पार्ट इज शॉर्ट साइकिल, मतलब ट्रेनिंग के लिए तो टाइम इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो आपके पास शॉर्ट साइकिल है, आपने बस कैलकुलेशंस करनी है। थर्ड, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन ये कर सकता है, आगे के लिए है कि आपके पास ये KNN SVM में भी यूज होता है, और जो आपके डीप लर्निंग है या डीप न्यूरल नेटवर्क है उसमें भी KNN की यूज करते हैं, तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में भी इसको यूज किया जाता है। फोर्थ, अब ये इंटरप्रेट इजीली हो जाता है कि आपका कोई भी क्लासिफायर ये नहीं बता सकता कि आपने ठीक है ट्रेन कर लिया, लेकिन आपका वो ये नहीं बता सकता कि ये इस क्लास को क्यों बिलोंग किया, चाहे वो नेव बेस है चाहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। नेव बेस में भी आप प्रोबेबिलिटी देखते हो, लेकिन फिर भी आप ये नहीं बता सकते कि इसने इस क्लास को क्यों किया, लेकिन KNN में क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन नेबर्स कि आपकी नेबर किस क्लास को बिलोंग करे, और आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो कि ये इसमें ज्यादा नेबर्स किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, ये उसी क्लास का है। लेकिन ये वाली चीज उसमें ट्रू नहीं है, ना ही लॉजिस्टिक में ना ही आपके नेव बेस में। क्लियर? सो ये तो आपके एडवांटेजेस थे। लिमिटेशन क्या है? कॉस्टली इन्फ्रेंस। अब कॉस्टली इन्फ्रेंस क्या है कि लेट अस सपोज 1 लाख आपके पास या 10 लाख एंट्रीज हैं डेटा सेट में, हर एक टेस्टिंग के लिए आपको कितनी एंट्रीज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा 10 लाख का, जितनी एंट्रीज हैं उस टेस्टिंग केस से, तो दैट विल इन्वॉल्व कॉस्ट। क्लियर? दैट विल इन्वॉल्व कॉस्ट। ये क्लियर है कि कॉस्ट क्यों है? एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा मैं रिपीट, लेट अस सपोज
ये डेटा सेट है, यहाँ पर डेटा सेट में कितनी एंट्रीज हैं? 1 लाख एंट्रीज। क्लियर? अब 1 लाख एंट्रीज है, आपको कोई टेस्टिंग के लिए यहाँ पर x1 x2 फीचर्स थे, x1 की वैल्यू दे दी 7, x2 की 9, तो बोला ये कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा। तो अब आप क्या करोगे, हर पॉइंट, हर एक एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे ना। Yes, sir. तो कितने बार डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ गया? 1 लाख टाइम्स। सो इसलिए ये क्या है? कॉस्टली है, टाइम उतना कंज्यूम होता जाएगा ना आपका। Yes, sir. क्लियर? सो अब इसको सॉल्व कैसे करें? पहला है सब सैंपलिंग। अब सब सैंपलिंग का मीनिंग क्या है कि आपके पास अगर 1 लाख डेटा है तो आपने सैंपल्स चूज कर लिया कि 1 लाख में से सभी में से कुछ एंट्रीज उठा के मान लो 20,000 कर ली, बजाय कि अब 1 लाख पे करो आप 20,000 पे कर दो। समझ गए? Yes, sir. सब सैंपलिंग क्लियर? सभी को क्लियर है सब सैंपलिंग? मान लो आपके पास ऐसे है, ये मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फीचर्स हैं और वो हैं, फिर यहाँ 800 से, फिर यहाँ 2800, ऐसे बहुत सारी एंट्रीज है। आपने क्या किया कि यहां से रैंडमली कुछ वैल्यूज उठा ली। तो लेट अस सपोज फर्स्ट 800 से आपने 100 वैल्यूज उठा ली, फिर नेक्स्ट 800 में से आपने 100 एंट्रीज उठा ली, फिर नेक्स्ट 800 से आपने 100 एंट्रीज उठा ली। तो आप बजाय कि आप 1 लाख का करो, आपने 1 लाख डिवाइड बाय 8 इतनी एंट्रीज से आपने डेटा का डिस्टेंस कैलकुलेट किया। क्लियर? Yes, sir. सेकंड पॉइंट इज डायमेंशन रिडक्शन। यस, डायमेंशन रिडक्शन से आपकी ये कॉस्ट कैसे कम होगी? जो आपका डिस्टेंस था उसमें आप क्या कॉस्ट कैलकुलेट करते हो? x माइनस x1, y माइनस y1। तो अब आपके ए से लेके मान लो z तक आपके पास थे, लेकिन आपने उसकी डायमेंशन रिड्यूस करके a से g तक कर लिया। तो जो वो कैलकुलेशन की, कंप्यूटिंग की वो बात थी ना, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. तो यहां पर इन्होंने दिया, देखो यहां पर चाहे आप एलडीए पीसीए से करना चाहो उससे कर सकते हो, अगर वो नहीं भी लगाना तो आप नॉर्मली भी अगर आप करोगे तो भी आपको, अगर कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी है तो भी आपको कुछ ना कुछ हद तक ये ट्रू दे देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके डिस्टेंस वो कैलकुलेट करके बता रहा है। ठीक है? सो यहाँ पर लेकिन डायमेंशन रिडक्शन के देखो अपने कुछ डिसएडवांटेज है। स्मॉल डिमेंशन मींस अ क्रूड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, yet it is often the case that we can obtain a good enough approximation। ठीक है, the main disadvantage of the method is that the output is dense, so for highly sparse data or data that had a low dimension to begin with, this might not be best technique। अगर शुरू में ही 5 फीचर हैं और उस पे आप डायमेंशन रिडक्शन लगा रहे हो, so that means you are ignoring 1 or 2 मेजर इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। या तो फिर उसके ऊपर आप पीसीए लगाओ, एलडीए लगाओ, वरना अगर क्रूड अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हो देन इट विल बी अ रॉन्ग चॉइस, अगर शुरू में ही उसके डायमेंशंस कम है। क्लियर? Yes, sir. अवॉइडिंग रीजन्स। यहां पर अब रीजन्स का जो इन्होंने दिया हुआ है ये तो देखो, अगर वेट अ मिनट, आई लॉस्ट माय स्टाइलस। यस, यहाँ पे आपके पास क्या है, रीजन्स का मतलब क्या है? अब आप क्या कैलकुलेट करते हो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नेबर्स हैं वो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया
सैम्पलिंग में हम क्या करते थे, हम कुछ डेटा पॉइंट्स उठाते थे, भी बाकियों को इग्नोर कर देते। अब इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने क्या किया कि आपके पास रीजन्स हैं, अब हर एक रीजन की पहले से क्लास क्या है पता है आपको, भी इस रीजन की क्या है, और इसका आपको सेंटर पॉइंट पता है, इस रीजन का सेंटर पॉइंट पता है। तो बजाय के आप सारे पॉइंट से डिस्टेंस करोगे, आपने क्या किया, इसके सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट किया। क्लियर? ये देखो, अब यहां पर कितने थे, वरना लेट अस सपोज यहां पर इस रीजन में 30 पॉइंट्स थे। अब 30 पॉइंट्स के आप से डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बजाय आपने क्या किया, सिर्फ सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट किया। सो आपकी कंप्यूटेशन क्या हो जाएगी? यस बताओ, कंप्यूटेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट mechanisms to reduce the computation cost. Is it clear? Yes. Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो? यहाँ देखो, यहाँ भी k मींस क्लस्टरिंग के थ्रू आप कर सकते हो। ये जैसे आपने नंबर ऑफ रीजन्स बनाने हैं, वो कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप डिफरेंट क्लस्टरिंग टेक्निक्स लगा सकते हो। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? सो ये आपका KNN क्लासिफायर हो गया। क्लियर? सो नेक्स्ट लैब सेशन या लेक्चर सेशन में हम SVM स्टार्ट करेंगे। वही पेंडिंग टॉपिक है आपका। अगर कोई पिछला पेंडिंग टॉपिक है तो मेरे को बता देना, मेरे हिसाब से नहीं है, अगर कोई है लेकिन मेरे को बता देना टाइमली। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर यस, आप ये रिकॉर्डिंग एक बार सेंड कर देना। हाँ ये रिकॉर्डिंग वो मैं YouTube पे वो जो प्लेलिस्ट दी हुई है वहाँ पे सेंड आ जाएगी, आपको अभी आ जाएगी। ओके सर। एंड कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि आप एक बार PCA रिपीट कर देते अगर आप टाइम है तो। PCA रिपीट? तो PCA यस सर। रिपीट के लिए भी यार देखना पड़ेगा कि फिर वही फ्राइडे को देखेंगे फिर, अगर टाइम हुआ ना। ओके ओके सर, ठीक है, ओके ओके थैंक यू सर। ओके।